मोहित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन करने चल रहे हैं। ये पूरे क्लास का ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले की वीडियो जितने भी पढ़े हुए हैं उनमें आपको हमने वर्णमाला को विस्तार से पढ़ाया है। ठीक है, जो लोग नहीं देख रखे हैं उन वीडियो को, वो पहले जाके उन वीडियोज़ को देखिए और देख के वहाँ से रिवीजन करिए, तब आके इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा। एक एक क्वेश्चन की हम लोग व्याख्या के साथ, क्वेश्चन तो एक होगा लेकिन उससे संबंधित जो व्याख्या होंगे उनमें कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा तन्मयता के साथ इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, क्योंकि अंत तक ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो वाकई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो ख़ास करके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले जितने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यहीं से क्वेश्चन आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जिन लोगों को पता है वो जल्दी से आंसर करिएगा और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से इसकी व्याख्या को समझिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, कितने वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। तो जब हम आपको वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि वर्णमाला के तहत बात की जाती है वर्णों की, तो कुल मिला के वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है वर्णमाला में? 52 हो जाती है। ओके, तो कभी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, अच्छा वर्णमाला कहते किसको हैं, ये भी देख लीजिए। वर्ण प्लस माला से मिलके बना है ना, तो वर्ण प्लस माला का तात्पर्य क्या हुआ? वर्ण मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो क्या है? आपका वर्ण है। और माला किसको कहेंगे? माला हम कहेंगे क्रमबद्ध समूह को। ओके, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो अब इस क्वेश्चन का सही आंसर उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख चुके होंगे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 52 होगा, आप सभी को मालूम भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि निम्न में महाप्राण व्यंजन है। कल ही हमने आपको पढ़ाया था प्राण वायु के आधार पर स्वर। प्राण वायु के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है आपका अल्प प्राण और एक क्या होता है? एक होता है महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कम और महा का मतलब होता है अधिक, मतलब और प्राण का मतलब क्या होता है? श्वास या वायु। तो जिन वर्णों को बोलने में कम वायु निकलती है मुख से उनको अल्प प्राण, और जिनको बोलने में अधिक वायु निकलती है उनको हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से होंगे? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है, और साथ ही में आपका य, र, ल और व, ये सभी अल्प प्राण हैं। अगर महाप्राण की बात की जाए तो अब बचा कौन? दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और प्लस ऊष्म व्यंजन श, 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 ह, ये सभी आपके क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछा है। सारे लोग जल्दी से कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिएगा। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण अगर हम प को देखें तो प किस वर्ग का होता है? प वर्ग का ही होता है, पहला वर्ण होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण होगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगर हम ज की बात करें तो ये च वर्ग का होता है। च वर्ग का कौन सा वर्ण होता है? च, छ, ज, तीसरा वर्ण होता है। ओके, तो ये अल्प प्राण की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगला चेक करिए, अगर हम बात करें घ की तो घ क्या होता है? क वर्ग का कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। क, ख, ग, घ, चौथा वर्ण है। तो चौथा वर्ण होने की वजह से ये इसको हम अच्छा महाप्राण पूछा है ना, सॉरी, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम चौथे वर्ण में रख सकते हैं। ठीक है, मतलब महाप्राण की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। किसको? घ को।
ये क्या है आपका अल्प प्राण है। चूँकि यहाँ महाप्राण पूछा है तो ज होगा नहीं। घ की बात करें तो ये महाप्राण के अंतर्गत आ रहा है। व की अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा यहाँ पे व किस में आता है, अल्प प्राण में आता है, तो ये भी आंसर होगा नहीं। तो कुल मिला के अगर आंसर इसका देखा जाए तो आंसर कौन सा सही होगा, सी सही होगा, जो कि घ होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। दो तरह की ध्वनियाँ होती हैं, अगर हम आपको बताएं तो एक होता है पार्श्विक ध्वनि और एक क्या होती है, एक होती है आपकी लुंठित ध्वनि होती है, लुंठित ध्वनि होती है। ओके, अब यहाँ पे चार लोग होते हैं अंतस्थ में, य, र, ल और व। य और व को हम क्या कह देते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। इनको हम अर्ध स्वर की कैटेगरी में रखते हैं। र जो होता है ये आपका लुंठित होता है और ल जो होता है ये क्या होता है, पार्श्विक होता है। हमेशा उल्टा याद रखिएगा, आप लोग याद क्या कर लेते हैं, ल से लुंठित, ये गलत हो जाता है ना। ल से हमेशा पार्श्विक और र से लुंठित। अब चूंकि यहाँ पार्श्विक पूछा है इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। पार्श्विक वर्ण हमारा कौन सा है, ल है। ओके, तो आप लोग कमेंट में आंसर भी लिखते रहिएगा, ठीक है। हम तो बताने को बता ही रहे हैं, लेकिन आप पहले क्वेश्चन पढ़िए और तुरंत आंसर टाइप करिए, ताकि लास्ट में आप लोगों को पता चल सके कि हमारा पूरा क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं, ठीक है। यही आपका रिजल्ट तय करेगा। अगला देखिएगा, अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त स्वर है, ठीक है। संयुक्त स्वर की बात कर रहा है। संयुक्त व्यंजन एक होता है और एक क्या होता है, संयुक्त स्वर। अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या कितनी, चार मानी जाती है। कौन कौन सी चार होती हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये चार क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ बनता कैसे है, क प्लस स से बनता है। त्र कैसे बनता है, त प्लस र से बनता है। ज्ञ कैसे बनता है, ज प्लस इ से बनता है। और अगर हम स्र की बात करें तो कैसे बनेगा, स प्लस र से बनेगा। ओके, लेकिन यहाँ व्यंजन की तो बात किया नहीं है, किसकी बात कर रहा है, स्वर की बात कर रहा है। तो चार ऐसे स्वर होते हैं जो दो स्वरों की सहायता से बने होते हैं, और उन चारों में कौन कौन से हैं चार, वो यहाँ से बिंदी हटा दीजिएगा, ए, ओ और औ हैं। ओके, ए, ओ और औ हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए, ओ और औ, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये बना कैसे है, अगर हम ए की बात करें तो ये कैसे बनता है, अ प्लस ई से बनता है। अगर हम बात करें, अच्छा ये ह्रस्व दीर्घ दोनों हो सकता है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। ए की बात करें तो कैसे बनेगा, अ प्लस ए से बनेगा। अगर हम ओ की बात करें तो कैसे बनेगा, अ प्लस ऊ से बनेगा। और अगर हम औ की बात करें तो कैसे बन जाएगा, अ प्लस ओ से बन जाएगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन चौथा, जिसका आंसर उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में लिखे होंगे और आंसर आपका सही भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अर्धविवृत स्वर क्या है। इनमें से बताना है कि अर्धविवृत स्वर किसको कहते हैं। तो याद रखिए, मुख विवर के आधार पे हमने पढ़ाया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाके क्लास वाली वीडियो देखिए अच्छे से, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको सामने दिखेगा। मुख विवर के आधार पे अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के स्वर होते हैं। 2 तो मुख के खुलने के आधार पे, खुलने के आधार पे कितने, 2, और बंद होने के आधार पे कितने, इसमें भी 2। ओके, अगर हम खुलने के आधार पे बात करें तो पहला होता है विवृत और दूसरा क्या होता है आपका अर्धविवृत, अर्धविवृत। अगर हम बंद होने के आधार पे बात करें तो पहला होता है संवृत और दूसरा क्या होता है अर्धसंवृत। ओके, अगर हम विवृत की बात करें तो केवल एक वर्ण आता है आ। अर्धविवृत की बात करें तो इसमें अ होगा, ए होगा, औ होगा और आगत वर्ण आ भी रख लिया जाता है। अगर हम संवृत की बात करें तो दोनों पड़ोसी होंगे ई और उ, और बचा क्या, ए और ओ बचा, ये आपका अर्धविवृत हो जाएगा। तो अब तक आप लोगों ने कमेंट में आंसर भी लिख दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा, अर्धविवृत पूछा है ना, तो अर्धविवृत में उ दिख रहा है, उ नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि उ किस में है, संवृत में है। ए दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है।
आ दिख रहा है? नहीं, ये विवृत है। और ए दिख रहा है? ये अर्ध संवृत्त है। तो एग्जैक्ट जो सही आंसर इसका होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। और उम्मीद है कि आप लोग बी पे टिक भी किए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है आपसे? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? केवल मुख की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। केवल मुख से निकलेगा तो बाबू क्या कहलाएगा? ये निरानुनासिक स्वर कहलाएगा, ठीक है। और अगर मुख प्लस नाक दोनों से निकलेगा तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मुख और नाक दोनों से अनुनासिक स्वर, ठीक है। और केवल अगर नाक से निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा? अनुस्वार कहलाएगा। क्लियर है ना? तो ये 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पूछा है केवल मुख से, तो निरानुनासिक हो जाएगा, केवल मुख से निकलने वाले वो। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? तो ट वर्ग को लिख लीजिए तुरंत। ट वर्ग में क्या लिखेंगे? ट, ठ, ड, ढ और ड़। ठ है? बिल्कुल है। ढ है? बिल्कुल है। ढ है? नहीं। ड़ है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आपका किस में नहीं है? ये आपका ट वर्ग में नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है इन चारों को हम अंतस्थ कहते हैं। जिनमें से य और व को हम क्या कहेंगे? अर्ध स्वर कहेंगे। याद रखिएगा, अर्ध स्वर कहते हैं। और यहीं पे अगर हम र की बात करें तो इसको हम लुंठित कहते हैं। और अगर हम ल की बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे? पार्श्विक या कंपित कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा क्या आपका? ऑप्शन बी होगा। उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में लिखे ज़रूर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ठहर जाइएगा, 2 उच्चारण स्थान को एक साथ मिलाना है, कंठ और तालु को। तो याद रखिएगा, कंठ और कंठ से कौन सा उच्चारित होता है? अ या आ। और तालु से क्या होता है? ई या दीर्घ ई। अब इन दोनों से मिलके कौन सा वर्ण बना है? तो इन दोनों से मिलके बना है आपका क्या? ए। तो ए और ए दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु होता है। तो यहाँ पे कहीं ए नहीं है, तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ओके, आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर और कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि पहले का कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर लिख के फिर ऑप्शन लिखिएगा ना, ताकि हम बाद में कमेंट जब आपके पढ़ें तो उसमें हम चेक कर सकें किसके कितने सही हैं। ओके, बाकी सारी चीज़ आपके ऊपर है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो सारी चीज़ें करेंगे जो हम कह रहे हैं, और नहीं हैं तो नहीं करेंगे, चाहे भगवान भी आके आपसे कह दें, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो ये अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करा लीजिएगा, ताकि हम लोग जल्द ही लाइव मिलें और लाइव में फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनको हम लोग कवर अप करें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो सबसे पहले बताइए ऊष्म व्यंजन कहते किसको हैं? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में रगड़ उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ओके, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? श, श, श और ह। तो ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी की बात कर रहा है। ओके, तो संघर्षी की जब बात करेंगे हम, तो संघर्षी के तहत हमने आपको कई बार वीडियो में चीज़ें समझा भी रखी हैं, ठीक है। और संघर्षी के अंतर्गत अगर हम संघर्षी के अंतर्गत अगर हम समझाने की बात करें तो उससे पहले नाम आता है स्पर्श संघर्षी का।
ओके, तो पहले स्पर्श संघर्षी देख लीजिए। अगर हम स्पर्श संघर्षी की बात करते हैं, स्पर्श संघर्षी की, तो उसके तहत हमारा कौन कौन सा वर्ण आता है? उसके तहत हमारा आता है च वर्ग का, च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी हैं। और अगर हम बात करते हैं केवल संघर्षी का, तो संघर्षी में कौन से आते हैं? आपके उष्म आते हैं, श श श और ह। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ओके, तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही किए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है वह व्यंजन है, उष्म है, महाप्राण है, अघोष है या फिर अंतस्थ है। अगर हम वह की बात करें तो यहाँ महाप्राण और अघोष की बात कर रहा है, ठीक है। उष्म की बात कर रहा है तो उष्म तो होगा नहीं, क्योंकि उष्म में वह नहीं आता है। अगर हम बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण में उष्म आता है, अंतस्थ नहीं आता है, तो महाप्राण भी नहीं होगा। अगर हम बात करें अघोष की, तो निगेटिव वाले लोग हैं ना अघोष, तो निगेटिव ही साथ देगा, मतलब उष्म साथ देगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंतस्थ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बहुत सतर्कता से के साथ करने की आवश्यकता है ना, नहीं तो क्वेश्चन आपको देखने में छोटा लग रहा है, गलत हो जाता है अक्सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं, और इसमें लिखा है इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कितने? अभी हमने आपको बताया 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। छ कैसे बनता है? क प्लस श से बनता है। त्र कैसे बनेगा? त प्लस र से बनेगा। ज कैसे बनेगा? ज्ञ ज प्लस इया से बनेगा। और अगर हम श की बात करें तो श प्लस र से बनेगा। ये बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ताकि देख देख के ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। ओके, तो तेज़ बच्चे तो जो काफ़ी दिन से प्रैक्टिस में लगे हैं वो तो कर ले जा रहे होंगे, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, या जो पहली बार चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो इससे पहले की जितने भी वीडियो हैं उनको ज़रूर देखिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए, बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा है, तो छ है, त्र भी है, ज्ञ भी है, कौन सा नहीं है? फ नहीं है। तो आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 14 की तरफ। लिखता क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ट कहाँ से बोला जाता है? हमने कहा था मटर याद रखना, तो ट से होता है ट वर्ग, और म से क्या होता है? मूर्धा होता है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? चलिए सारे लोग कमेंट में इसका आंसर लिखिए, लिखिए, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कंठ तालव्य की बात कर रहा है। ओके, कंठ और तालु दोनों से उच्चारण होगा, तो कंठ से किसका होगा? कंठ से होगा अ या आ का, और तालु से किसका होगा? ई या ई का। जब दोनों को मिलाएंगे तो मिलने से ए या ए बनते हैं, ठीक है। और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। ए का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु ही होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अर्थात 16 की तरफ, 16 की तरफ। लिखा है संयुक्त व्यंजन ज्ञ कैसे बनता है? तो अभी हमने बताया छ कैसे बनेगा, छ कैसे बनेगा? क धन श से बनेगा। त्र कैसे बनेगा? त धन र से बनेगा। ज्ञ कैसे बनेगा? ज प्लस इया से बनेगा। और अगर हम बात करें श्र कैसे बनेगा, तो श प्लस र से बनेगा। तो उम्मीद है कि अब तक तो आंसर आ ही गया होगा। ग धन य होगा नहीं, ग धन न होगा नहीं, क धन नहीं, तो ज धन इया यहाँ कर लीजिएगा, इसी से मिल के बनेगा क्या? ज्ञ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या आप आँख मूंद के मारिए, 33 होती है, ठीक है। अब आँख मूंद के सही में मत मार दीजिएगा एग्ज़ाम में, नहीं तो गोला कोई और भरा जाएगा, ठीक है, या फिर ऑप्शन ऑनलाइन में कोई और चूज कर लेंगे आप, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आँख मूंद के बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आप करिएगा आँख खोल के। अब आँख मूंद के मारना, इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, ये आप कमेंट में बताइएगा हमें, ठीक है। इसका अर्थ किससे निकालते हैं? आँख मूंद कर मारना। अभी लोकोक्ति मुहावरे खूब करवाएंगे आपको, ठीक है, ताकि आप सारी चीज़ें याद कर लें, और याद करने के बाद जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठें, ठीक है, तो टकाटक एकदम आंसर टिक करके आएँ।
चलिए 33 होता है ना, 33 कैसे होता है? स्पर्श की अगर हम बात करें, स्पर्श व्यंजनों की, तो टोटल 25 संख्या होती है। अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। और उष्म की बात कर लें तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 25 4 29 और 4 33 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट है, लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। छ बनता कैसे है? क प्लस श से बनता है। और बात किसकी हो रही है? शब्दकोश की, वर्णमाला की बात नहीं हो रही है। ठीक है, वर्णमाला की बात होती तो ह के बाद छ आता है। ठीक है, स स श ह छ त्र ज्ञ ऐसे। लेकिन शब्दकोश की बात हो रही है, अर्थात डिक्शनरी की बात हो रही है। और जब हिंदी की डिक्शनरी आप खोलेंगे तो क जो वर्ण होता है, क के ठीक बाद आपको क्या आता है? ये वाला क आता है, अर्थात छ वर्ण आता है। ठीक है, तब ख मिलेगा आपको। ओके, तो कभी भी पूछे आपसे एग्जामिनर कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो आप क के बाद ही लगाएंगे इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करेगा? विसर्ग का करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। चंद्र बिंदु का करेगा? बिल्कुल नहीं। स्वर का करेगा? बिल्कुल नहीं। तो किसका करेगा? पंचम वर्ण का करेगा। ठीक है, जैसे आप क्या लिखते हैं? हिंदी ही लिखते हैं ना, तो हिंदी ऐसे भी लिखते हैं और हिंदी ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो न क्या है? पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण। इसी के स्थान पे हम किसका प्रयोग किए हैं? इस अनुस्वार का। ठीक है, अब चलिए आपके लिए क्वेश्चन होगा, कमेंट में आप लिख के बताइएगा कि कौन सी हिंदी सही है, ये पहले नंबर वाली या ये दूसरे नंबर वाली, कौन सी हिंदी सही रूप में लिखी गई है। ठीक है, मानक हिंदी कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है स्पर्श कंठ अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श भी है, कंठ भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। चलिए अब स्पर्श की बात करें तो चारों ही हो जाएंगे स्पर्श में। ठीक है, स्पर्श की अगर हम बात कर लें तो चारों ही ऑप्शन सही हो जाएगा स्पर्श में। कंठ की बात करें तो क वर्ग आता है। ठीक है, तो क ख ग घ चारों ही हो जाएंगे। देख रहे हैं ना कैसे फंसाया है। अघोष की अगर हम बात करें तो अघोष में क्या होता है? अघोष में पहले और दूसरे वर्ण होते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा वर्ण इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है। ठीक है, अघोष की। और महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा होता है। कॉमन कौन हो गया? दूसरा, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो कॉमन कौन है इसमें से? दूसरा है कॉमन। तो यहाँ आंसर भी कौन सा हो जाएगा? ख हो जाएगा, जो चारों को फुलफिल करे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको चारों ऑप्शंस को चारों जो ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन में उनको फुलफिल कराना पड़ेगा। ठीक है, चारों को वो बिल्कुल सेटिस्फाइड करेंगे तभी जाके वो आंसर क्या होंगे? आपके सही माने जाएंगे। तो यहाँ जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। लिखता है तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो तालु का संबंध किससे है? चालू से, अर्थात च वर्ग से। तो यहाँ पे च वर्ग वाले क्या हो जाएंगे? तालव्य से उच्चारित हो जाएंगे, च छ ज ज। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर कौन सा कहलाएगा? अभी हमने बताया 4 होते हैं, य र ल और व। ठीक है, संस्कृत में तो चारों को ही बोल दिया जाता है, लेकिन हिंदी में य और व को बोला जाता है क्या? अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? य है केवल, व तो है नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अमात्रिक है? चलिए इसका आंसर जल्दी से आप लोग दे लीजिए, उसके बाद फिर हम इसका आंसर बताते हैं। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23। अमात्रिक की बात की है। अमात्रिक मतलब जिस पे मात्रा नहीं लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे सब पे मात्रा लगी हुई है, देख रहे हैं ना, केवल कलरों पे नहीं लगा है, तो इसलिए अमात्रिक क्या हो जाएगा आपका? कलरों हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ग के साथ आता है? अंग और अह किस वर्ग के साथ आता है, मतलब किस वर्ण के साथ आता है, सॉरी किस वर्ण के साथ आता है, वर्ण की बात किया है।
तो अंग और अ की जो मात्रा होती है ना, ये ऐसे होती है, और ये दोनों मात्राएं किस पे हैं? अ पे हैं। तो यहाँ ऑप्शन भी कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 24 का बी। 25 देखिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहते हैं? स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, ठीक है, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो एग्जैक्ट जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 25, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि की बात कर रहा था, जिसका उच्चारण मूर्धा से नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम मूर्धन्य की बात करें तो मटर याद है ना, ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। और ट में आता क्या है? ट, ठ, ड, ढ और ड़। ठीक है, तो यहाँ पे ट भी होगा, ठ भी होगा, ड़ भी होगा। ये नहीं होगा, ये क्या है आपका? उच्छिप्त व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक है ना, अड़ा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है आपका? उच्छिप्त व्यंजन है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत माइनर वाला था एकदम, मतलब अगर ध्यान नहीं देते तो गलती होना निश्चित था। ओके, चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो लिखता है द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो द किस में आता है? त वर्ग में आता है, त से तालु होता है। ठीक है, तो त वर्ग में आता है ना, और त वर्ग में त से होता है तोड़ना, और क्या तोड़ेंगे? दांत तोड़ेंगे, तो दंत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें हम आपको, ये सारे ट्रिक्स आपको हमने पिछले क्लासेस में समझा रखे हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि पिछला क्लास ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सही रहें। ठीक है, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। लिखा है अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। अघोष में कौन आएंगे? पहला, दूसरा। अल्प प्राण में कौन आएंगे? पहला, तीसरा और पांचवा। कॉमन कौन है? पहला, वही अघोष होगा, वही अघोष और अल्प प्राण होगा। तो इसमें पहला कौन सा है? क है और त है। यही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हिंदी की स ध्वनि है, स का उच्चारण कहाँ से होता है? तो स का उच्चारण जो होता है वो तालव्य से होता है। ओके, 3 स होते हैं, श, श और श। इसका उच्चारण तालव्य से, इसका उच्चारण मूर्धन्य अर्थात मूर्धा से, इसका उच्चारण दंत से, इसलिए इसको दंती स भी कहते हैं। ओके, और तीनों का उच्चारण अलग अलग, इसलिए तीनों को बोलेंगे भी हम अलग अलग तरीके से, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ है? दंत्योष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, वह जब भी आप बोलेंगे, अभी बोल के चेक करिए सारे, वह जब भी आप बोलेंगे ना तो दांत और ओठ दोनों लगेंगे। ठीक है, तो दंत्योष्ठ का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, थ की बात करें तो ये किस वर्ग का है? त वर्ग का है, त, थ, द। ठीक है, त वर्ग का है, और त वर्ग का उच्चारण किससे होता है? दंत से होता है। फ की बात करें तो ये प वर्ग का है, प, फ, भ, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो प वर्ग का है, और प वर्ग का उच्चारण ओ पापा मतलब ओष्ठ से होता है। क्लियर? और म की बात करें तो जहाँ पापा वहाँ मम्मी, तो म भी क्या है? प वर्ग का ही है, और इसका भी उच्चारण कहाँ से होगा? ओष्ठ से ही होगा, और व का कहाँ से होगा? दंत्योष्ठ से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं, और लिखता है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं है? तो वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है। क्या नहीं होता है? आकाश नहीं होता है। तो यहाँ एग्जैक्ट सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? लिखता है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी? अभी बताए हैं 11 होती है। स्वरों की संख्या पूछे तो 11। क्वेश्चन नंबर 33, घ का उच्चारण स्थान, तो घ किस में आएगा? क वर्ग में आएगा, और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क से क वर्ग और क से कंठ, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व की बात कर रहा है। द्वित्व व्यंजन किसको कहेंगे? ऐसे व्यंजन वर्ण
जिनमें पहला वर्ण आधा अर्थात स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित हो उसको हम द्वित्व कहते हैं। और लिखने का तरीका जो है ये दिल्ली है। दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया आपका, या फिर मक्का हो गया, ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं, द्वित्व हैं। सम्मान हो गया, ये सभी द्वित्व के अंतर्गत। अगला देखिए, किस शब्द में री स्वर नहीं है, ठीक है, री का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, तो री स्वर का प्रयोग यहाँ उच्चारण के रूप में हुआ है, री स्वर का मात्रा में प्रयोग नहीं हुआ है। इन तीनों में मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष की बात कर रहा है, अघोष पहला दूसरा, घोष तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, तो ये कौन सा है, दूसरा है, ये कौन सा है, पहला है, ये कौन सा है, पांचवा है, और ये कौन सा है, दूसरा है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते, लिखता है ग क ख क ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं, तो ये आगत हैं, ठीक है ना, और कहाँ से आई हैं, फारसी से आई हुई हैं ये ध्वनियाँ, ठीक है, आगत ध्वनि के अंतर्गत आती हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 38 की बात करें, तो निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो अभी हमने आपको बताया संघर्षी व्यंजन की बात होगी तो ह आपका संघर्षी होगा। भाषा की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 39, भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ऊ की बात कर रहा है, ऊ आता किस में है, दोनों पड़ोसी किस में आएंगे, ई ऊ किस में आएंगे, तो ये आएंगे समवृत्त में, ठीक है। और अगर हम जिह्वा के आधार पे बात करें तो अग्र होता है, मध्य होता है, और क्या होता है, पश्च होता है, ठीक है, अग्र मध्य पश्च, मध्य में अ आता है, आ पश्च में, ई ए और ए, ये कहाँ आएंगे, अग्र में, ऊ और ऊ, साथ ही साथ ओ और ओ, ये कहाँ आएंगे, पश्च में, मतलब सभी ओठ वाले पश्च और सभी तालु वाले कहाँ पे, अग्र। तो अब मिला लीजिए इसमें से, ऊ की बात किया है तो ऊ कहाँ आएगा, पश्च में, तो पश्च और समृद्ध हो जाएगा, पश्च और समृद्ध, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, स का उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी वर्णमाला में अंग व अह है, क्या है, अंग और अयोग वाह है, हटा दिया गया, अयोग और वाह, ठीक है, अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जोड़, और वाह का मतलब निर्वहन करने वाला। ऐसे वर्ण जिनका न तो योग है और न ही इनको कोई अपने साथ रखता है, ऐसे वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी की बात करेगा तो कौन कौन से होंगे, च छ ज और झ। अब इनमें से मिला लीजिए कौन सा है, ज है, ठीक है, र नहीं है, ह नहीं है, व नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होगी, तो भाषा की सार्थक अर्थात अर्थ के साथ जो सबसे छोटी इकाई होती है वो शब्द होती है आपकी। अगला देखिए, अगर दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, दो व्यंजन अगर हम एक साथ मिला दें तो क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के, अभी बताए हैं 3 प्रकार के, अग्र मध्य और पश्च, ठीक है, तो 3 प्रकार के हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा इसका, ओके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46, मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा काल के आधार पे स्वर की बात कर रहा है, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो माने जाते हैं वो 2 ही माने जाते हैं, एक ह्रस्व माना जाता है और एक माना जाता है दीर्घ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लूत को हिंदी में स्थान नहीं दिया जाता है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो अंतस्थ भी 4 होते हैं और ऊष्म भी कितने, 4, तो ऑप्शन कौन सा, 4 और 4 मिला देंगे तो ऑप्शन कौन सा, 8 वाला सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इसमें, ओके। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लूत क्या है, तो ह्रस्व दीर्घ प्लूत आपका क्या है, स्वर है, ठीक है, आपका क्या है, स्वर है, ठीक है, और किस में आता है, मात्रा काल में लगने वाले समय या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे इनको बांटा गया है।
अब चूँकि प्लूत जो है इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए हिंदी में इसको नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, सॉरी 48 फिर से रिपीट हो गया क्या। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है। छ की बात कर रहा है तो छ किसके अंतर्गत आएगा, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं आपके मूल स्वर, अ, ई, उ और री। तालव्य में तालु से किसका उच्चारण होता है, तो तालव्य। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, तो च वर्ग का उच्चारण, च से चालू और त से तालु हो जाता है। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होते हैं, और पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। और संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका कुल 50 क्वेश्चन का ये सेट था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 50 क्वेश्चन करने में मज़ा आया होगा। ओके, और ये 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, अभी तो ये पहला सेट था, अभी इसके बाद और भी काफ़ी सेट्स आएंगे। तो क्या आप लोगों को और सेट करने हैं प्रैक्टिस, या फिर यहीं पे पहले पे ही इसका समापन किया जाए। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने के लिए उतावले होंगे। ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि हम लोग लाइव आप लोगों से मिल सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।